हेडिंग डाल दी थी कि कल विश्व में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास क्रम। लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 लिखें। 1849 में मैं विकास क्रम बता रहा हूं किस तरह से समाजशास्त्र बढ़ा था। समाजशास्त्र का विकास क्रम 1849 में इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को विकसित किया। समाजशास्त्र को विकसित किया जिन्हें सावयवी समाज का जनक कहते हैं। जिन्हें सावयवी समाज का जनक कहते हैं, ऑर्गेनिक सोसाइटी। जिन्हें सावयवी समाज का जनक कहते हैं, जिनकी प्रथम पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिनकी प्रथम पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा पॉइंट, में 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में येल विश्वविद्यालय में AYEL, एल जगह का नाम है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है उसका? YELL, येल विश्वविद्यालय में है। क्या बोलूंगा जब आएगा ना। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में J.S. मिल, यह देखिए J.S. मिल ने समाजशास्त्र को विकसित किया। जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल ने समाजशास्त्र को विकसित किया। किसने विकसित किया? है ना। इन्होंने, आगे मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं, इन्होंने ही समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा है। इसका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं की कैसी संतान है? अवैध। एक तरफ लैटिन भाषा का शब्द था और दूसरी तरफ ग्रीक का है। लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों के मेल से मिलकर बना है समाजशास्त्र। इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा। लेकिन हम मास्टरी नहीं लेना चाहते ना, हमें तो उत्तर तैयार करना है। लिखो 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में फ्रांस देश में कौन से देश में? आगस्ट कामटे कहाँ के थे? फ्रांस।
आगस्ट काम्टे एवं इमाइल दुर्खिम। आगस्ट काम्टे एवं इमाइल दुर्खिम ने, आगस्ट काम्टे एवं इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को विकसित किया। आगस्ट काम्टे एवं इमाइल दुर्खिम ने, इमाइल दुर्खिम दिख रहा है ना, इमाइल दुर्खिम, हाँ विचारक है ये फ्रांस का। समाजशास्त्र को क्या किया? विकसित किया। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जर्मनी में, 19वीं शताब्दी में जर्मनी में, 19वीं शताब्दी में कहां? जर्मनी। कार्ल मार्क्स एवं, दोनों जर्मनी के थे, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विकसित किया। कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विकसित किया। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। देखो, भारत में समाजशास्त्र की नींव डली थी 1914। लिखना मत, जल्दी मत करो, अलग से पढ़ाएंगे। और 1920 में पोलैंड, मिस्र, और 1947 में स्वीडन। एक ही लाइन में लिखा दूंगा, जल्दी नहीं करें। 1914 में भारत में जीएस घुरिये ने, गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये, जिन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, भारत में समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, उन्होंने फिर 1920 में पोलैंड, 1924 में मिस्र और 1947 में स्वीडन देश में समाजशास्त्र प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों में और उनके प्रांतों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा, किया जाने लगा। अब लिखना 50 शब्दों में, तो आप अलग अलग लाइन लिख रहे हो, तो थ्योरी ना दे करके केवल क्या लिखना है आपको? नाम पॉइंट कॉमा लगाते हुए। कॉमा कुछ रह जाएगा याद और कुछ नहीं रहेगा। हमारा काम हो जाएगा कितने शब्दों का? 50। तो लिखो 1914, अब कॉमा लगा देना एक लाइन में। 1914 में भारत, 1914 में भारत, कॉमा 1920 में पोलैंड, 1920 में पोलैंड, 1924 मिस्र, 1924 मिस्र एवं 1947 तक 1947 1947 तक स्वीडन देश में समाजशास्त्र पढ़ाए जाने लगा, समाजशास्त्र पढ़ाए जाने लगा। ठीक, आएगा वो, भारत में आएगा। पैट्रिक गिडिंग्स पहले विदेशी भारतीय समाजशास्त्री, पहले विदेशी भारतीय समाजशास्त्री, जिन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में समाजशास्त्र विभाग का प्रथम विभाग अध्यक्ष बनाया। आगे मत बढ़े, यहीं तक रुक। ठीक, मैंने पहले ही दिन कह दिया, मेरी नसों में बहता है। नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा दूंगा, और कभी कोई छूट जाए तो मुझे बता भी दिया करो।
लेकिन छोड़ूंगा ही नहीं ना। बोलो क्या बताया मैंने? इंग्लैंड, क्या बताया? अमेरिका, क्या बताया? फ्रांस, और क्या बताई? जर्मनी। बोलो हाँ। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत, पोलैंड, मिस्र, स्वीडन होते हुए समाजशास्त्र प्रत्येक प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में स्नातक और स्नातकोत्तर नियमित अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने लग गया, विकसित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव, विश्व में समाजशास्त्र के उद्भव के कारण क्या थे? एक क्वेश्चन आएगा यहां से, समाजशास्त्र के उद्भव के कारण। हेडिंग क्वेश्चन बना दो। समाजशास्त्र के उद्भव के कारण। समाजशास्त्र के उद्भव के कारण। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप जल्दी मत करना। तो मैंने बताया था समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ था? यूरोप में। कहाँ हुआ? फ्रांस में। कब हुआ और किसने किया? कॉम्पटन। ये तो हमें पता पड़ गया, लेकिन ये हुआ क्यों? हुआ क्यों? तो उद्भव के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। किसी विषय का विकास होने के लिए अनेक कारणों का योगदान होता है, जिसमें प्रमुख कारण ये रहे हैं। तो देखिए, नंबर 1, वैज्ञानिक क्रांति। वाणिज्यवाद की क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्यवाद की क्रांति। जब वैज्ञानिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति हुई या नहीं हुई? अरे बोल तो जाओ। औद्योगिक क्रांति हो गई। और जब वाणिज्यवाद की क्रांति हुई तो पुनर्जागरण भी हुआ। कौन सा जागरण? और जब पुनर्जागरण हुआ तो फ्रांस की क्रांति हुई या नहीं हुई? अरे बोल तो जाओ। फ्रांस की क्रांति। औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ, वाणिज्यवाद क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई। और जब ये सब हुआ तो बुद्धिजीवियों की क्रांति हुई। और उन बुद्धिजीवियों में क्रांति लाने वाले थे ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, और भी हैं। तो देखिए, यहां से आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है तो 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। किसी भी विषय के उद्भव के लिए, उसकी उर्वरक पृष्ठभूमि विकसित करने के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, अपितु अनेक कारणों का सामूहिक योगदान होता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी कारण रहे थे वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक क्रांति, वाणिज्यवाद की क्रांति, पुनर्जागरण, 1789 की फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति 1760 में ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1760 में ब्रिटेन में हुई थी। 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का काल वाणिज्यवाद और क्रांति का काल कहलाता है। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का। और 1450 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का काल पुनर्जागरण का काल कहलाता है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गई। औद्योगिक क्रांति जिसे ब्रिटेन में हुई थी, कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। अरे बोलो, हुई या नहीं हुई? और वैज्ञानिक क्रांति जब से हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ, लोगों में सोच आई,
विज्ञान आया, ज्ञान आया, तर्क आया, चिंतन आया, तब ये क्रांतियां होने लगी। इन सभी क्रांतियों ने मिलकर के इस समाज के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, इसके बदलाव के लिए चिंतन प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? और चिंतन के परिणाम स्वरूप एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस हुई जो समाज में घटित घटनाओं का, संबंधों का, व्यवहारों का, परिवर्तनों का, समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। उसका नाम था समाजशास्त्र। तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, ऐसे ना लिख करके, ये तो मैंने लिख दिया, लिखिए अब। किसी भी विषय के उद्भव के लिए, किसी भी विषय के उद्भव के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु उस समाज विशेष की परिस्थितियां, उस समाज विशेष की परिस्थितियां और अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं, और अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। जिसका उल्लेख निम्न है, जिसका उल्लेख निम्न है। नंबर 1, वैज्ञानिक क्रांति का होना, वैज्ञानिक क्रांति का होना, वैज्ञानिक क्रांति का होना। नंबर 2, वाणिज्यवाद की क्रांति का होना, वाणिज्य व्यापार बोलते हैं इसे, वाणिज्यवाद की क्रांति का होना। कोष्ठक में लिखना 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य। नंबर 3, पुनर्जागरण का होना, रेनेसा काल कहते हैं इसे, रेनेसा, पुनर्जागरण का होना। कोष्ठक में लिखना 1450 से 1800 ईस्वी के मध्य, 1450 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति का होना, औद्योगिक क्रांति का होना, औद्योगिक क्रांति का होना। कोष्ठक में लिखना 1760 में ब्रिटेन में, 1760 में कहाँ पर? ब्रिटेन। नेक्स्ट, इन पर डिटेल लिखी जाती है, इन पर अरे 10-10 पेज की डिटेल होती हैं, लेकिन हम ऐसे पढ़ने लग जाएंगे तो मतलब ही नहीं है। हमें कितने नंबर, कितना शब्द चाहिए? 50। आपको फोकस क्या रखना है? वो कोई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर के एग्जाम थोड़ी है जो रिटर्न करके आना है। इसमें शब्दों को बांधना है। और मैंने कहा ज्ञान ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, उस ज्ञान को समेटने की क्षमता सही है। बार बार जोर लगा रहा हूँ, आरएस बना के जाऊँगा आने वाले समय में। अभी तो मैं टेलर दिखाने आया हूँ, फिल्म बाकी है, फिल्म बाकी है। केवल आपको दीदार करने आया हूँ मैं। जहाँ कमिटमेंट कर लेता हूँ उसको निभाएंगे। तो आने वाले समय में प्रॉपर वे में आपको टेस्ट भी लिए जाएंगे। मैं लाया हूँ अभी 150 पेज,
वो भी कॉपी वितरित करूंगा कि किस बालक ने किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा और कितना स्कोर हुआ। आपके भी टेस्ट लूंगा मैं, क्वेश्चन दूंगा 2 दिन पहले, 3 दिन तैयारी करो, फिर आप उसका आंसर लिख करके घर से ही लाओ, आइडल आंसर, फिर मैं चेक करूंगा, कमी होगी उसमें सजेशन देंगे और वापस फिर टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट। तो लिखने की क्या होगी, प्रैक्टिस, और पता भी लगेगा आप कितने प्रेजेंट। देखो आता सब कुछ है, अभी मैं बोल दूं ना लिख के दे एक पेज में, तो लैंग्वेज बनाने में बड़ी बाधा है। लैंग्वेज के नंबर हैं वहाँ, किसके नंबर है, लैंग्वेज के। ठीक, हाँ क्या लिख दिया, ये लिख दिया ब्रिटेन। ये लिखो, फ्रांस की क्रांति का होना, फ्रांस की क्रांति का होना 1789, फ्रांस की क्रांति का होना, फ्रांस की क्रांति का होना। और लास्ट पॉइंट लिखिए, बुद्धिजीवियों का योगदान, बौद्धिक क्रांति बोलते हैं इसे, बुद्धिजीवियों का योगदान। कोष्टक में लिख देना बौद्धिक क्रांति। कौन सी क्रांति, बौद्धिक। बौद्धिक क्रांति कौन करते हैं, विचारक। और ये क्रांति करने वाला कौन था, काम्टे। बौद्धिक क्रांति का होना, बौद्धिक क्रांति, जिसे क्या कहते हैं, बुद्धिजीवियों का योगदान। आगे मैं ज्यादा नहीं लिखा। इन समस्त कारणों ने, इन समस्त कारणों ने यूरोप के फ्रांस देश में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। ऐसे शब्द आने चाहिए। कौन सी पृष्ठभूमि, उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। फर्टिलाइजर बैकग्राउंड लिख लो, काम आएगी, 2 लाइन लिख। इन समस्त कारणों ने या उपर्युक्त समस्त कारणों ने, उपयुक्त समस्त कारणों ने यूरोप के फ्रांस देश में, यूरोप के फ्रांस देश में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। कौन सी पृष्ठभूमि, उर्वरक, फर्टिलाइजर बैकग्राउंड, उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। शब्दों को पकड़ते चलो और बढ़ते चलो। तो याद हो गए कि नहीं हुए, समाजशास्त्र कहां तक, फ्रांस देश में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। कौन, उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। आप में रटने की प्रवृत्ति कितने लोगों में, बताओ किसको याद हो गए ये पॉइंट, हो गए, माय गॉड। बोल दे बेटा, आज ही आया था ऑफिस में, है ना, बोल, खड़े हो पहले तो आराम से। क्या बोलने जा रहे हो, कारण, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति। 12th कब करी, 22 में, फाइनल हो गई, सेकंड ईयर है। 12th में क्या परसेंटेज है, 83। क्या नाम है, करेगा कुछ, बजाओ ताली उसके लिए, बैठ, थैंक यू। क्या तुम नहीं करोगे, देख अपने के बजाय दूसरों पर भरोसा है, हैं, देखो दूसरों पर भरोसा है, खुद पे ना होके। इस बार 10% जो आईएएस बने हैं 22 ईयर्स के बने हैं, 20, और पहली बार में बने हैं कितने परसेंट, 10%। 10, जब वो आईएएस बन के ऑफिस में बैठे थे तो ऐसे लग रहे थे बच्चाएं दिख ही नहीं रहे थे। टेबल, बड़ी बड़ी सीट होती है ना आईएएस की, ऐसा लग रहा छोटा सा वो बैठा हो। लेकिन आरती डोगरा, आरती क्या नाम है, डोगरा,
कलेक्टर अजमेर रही, आजकल जयपुर में है, 3 फीट की है। जब वो चलती हैं तो हवाएं भी आगे आगे चलती हैं। यस, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। आज ही पता लगा, तूने बताया ये तो मुझे। चलो कोई बात, आज ज्ञान हुआ है, ये बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो गई। कहने का अर्थ है रंग रूप आकार प्रकार, रंग रूप आकार प्रकार, धन दौलत सुख समृद्धि, देयर इज नो इम्पोर्टेंट पार्ट्स। केवल आपका विवेक बुद्धि चिंतन और उस कार्य के प्रति शिद्दत के साथ लगन बहुत महत्वपूर्ण रखती है। हेडिंग डाल दीजिए इसी बात पर। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास क्रम। तीन लाइन लिखिए। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कोष्टक में लिख दो याद हो तो, 1914 लिख लिया करो ऐसी चीज। पैराग्राफ चेंज नहीं करना, कंटिन्यू रखो इसको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शासन काल, औपनिवेशिक शासन काल के परिणाम स्वरूप पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण के कारण भारत में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। इसके साथ ही पाश्चात्य विचारकों की कोष्टक में लिखना वेडेन पावेल, मैक्स मूलर, विलियम जेम्स, आदि के द्वारा भारतीय समाज संस्कृति और सभ्यता, आदि के द्वारा भारतीय समाज संस्कृति और सभ्यता, भारतीय समाज संस्कृति और सभ्यता का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। कौन सा चित्रण दे दिया? आगे बाद में लिखाऊंगा। कहने का मतलब है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी, हमारे यहाँ भारत में औपनिवेशिक शासन काल था या नहीं? औपनिवेशिक शासन काल हो गया।
और औपनिवेशिक शासन काल के तुरंत बाद में, अब इधर तड़पड़ाओ मत, सुनो एक एक शब्द, उसके बाद में पश्चिमीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। इन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को काफ़ी तोड़ मरोड़ दिया। अंग्रेजों के 200 साल तक भारत पर शासन करने के बाद यहाँ की सामाजिक शैक्षिक व्यवस्था को तहस नहस और बर्बाद कर दिया था। तब हमने आज़ादी के तुरंत बाद ये सोचा कि हमारा भारत का समाज है कैसा। बाद में भी सोचा और उससे पहले कुछ विचारकों ने सोचा और जानना चाहा कि हमारे समाज कैसा है, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता क्या है, हमारे वर्ण आश्रम पुरुषार्थ धर्म क्या हैं, वेद उपनिषद पुराण क्या हैं, हमें इनको जानना चाहिए। विदेशी पाश्चात्यकारों ने हमारी भारतीय समाज संस्कृति का नकारात्मक इस बेकार की है, फूहड़ है, सिविलाइज नहीं है, ऐसे ऐसे विचार इन्होंने दिए। इसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप भारतीय विचारक जीएस घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, AR देसाई, IP देसाई, श्रीमती रावती कार्वे जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास के लिए उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की थी। हाँ या ना? आगे लिखो। जिसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप, इसी में कंटिन्यू, जिसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप भारतीय समाज विचारकों ने समाज सभ्यता संस्कृति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने हेतु, समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु, समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु समाजशास्त्र का उद्भव किया गया। समाजशास्त्र का क्या किया गया? उद्भव। अब देखिए, उद्भव कर रहे हैं हम ये, और अब हो गया विकास ग्राफ। तो पहले चलेगा 1, 2, 3, 4, 1914, 1917, 1919, 1921, 1924, 1938 और 1947। 1914 से लेकर 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का प्रतिस्थापन या संस्थापन काल कहलाता है, जिसके जनक जीएस घुरिये हैं, जिन्हें घरेलू समाजशास्त्र का भीष्म पितामह कहते हैं। घरेलू का अर्थ क्या है? इंडोलॉजिकल। हमारे स्वयं का समाज, जाति, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, वेद, उपनिषद इत्यादि इत्यादि, जिनके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था? जीएस घुरिये। उन्होंने पुस्तक लिखी थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग, व्यवसाय, 1961 में। उन्होंने जाति, वर्ग, व्यवसाय पर भारतीय संदर्भ में अध्ययन किया। कौन से संदर्भ में? पहले विदेशी लोग आकर के भारत को समझ रहे थे, भारत की संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। विदेशी, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से आकर के। फिर घुरिये ने कहा, यार ये क्या तरीका है, हमें अपने आप को समझने के लिए हमारे जैसा विद्वान होना चाहिए। तब घुरिये ने अध्ययन किया। तो यहीं से एक प्रश्न बनेगा, इसको ध्यान रखना, मैं लिखा देता हूं। लिख,
1914 ईस्वी में, याद करना भी क्या भी, 1914 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संप्रदाय, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संप्रदाय के साथ समाजशास्त्र पढ़ाए जाने लगा। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संप्रदाय के साथ समाजशास्त्र पढ़ाए जाने लगा। सबसे पहले समाजशास्त्र किसके साथ पढ़ाया जाता था? अर्थशास्त्र के साथ। यह लिखा है ना, कौन सा विषय? वैसे जीके में भी नॉलेज रखो, किसके साथ पढ़ाया जाता? अर्थशास्त्र। स्वतंत्र विषय नहीं था, यह किसी ना किसी विषय के साथ पढ़ाया जाता था। 1917 में कर्नाटक विश्वविद्यालय में B.N. सील, ब्रजेंद्रनाथ सील, B.N. सील के योगदान से समाजशास्त्र विकसित हुआ। शॉर्ट लिखा रहा हूं, अब इंपॉर्टेंट। B.N. सील के योगदान से समाजशास्त्र विकसित हुआ, समाजशास्त्र विकसित हुआ। ठीक, अब देखिए वापस में मुंबई पहुंच गया। अब आ गई बालक की बात। इसने कहा था 1919 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रोफेसर सर पैट्रिक गिडिंग्स, विलियम सर पैट्रिक गिडिंग्स, जिसे गिडेंस भी बोलते हैं, कहां के थे? इंग्लैंड। सीखना दो शब्द, बोर हो जाए जब बता देना। अभी मूड बन रहा है तो पढ़ लो, पढ़ने आए हैं अपन। एक बार ये चैप्टर खत्म हो तो नया टॉपिक शुरू करूंगा, जाति एवं वर्ग। वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ाने के बाद ही उसको शुरू करें। ये नहीं बताता तो समाजशास्त्र आपके लिए अधूरा रह जाता, इसलिए पढ़ा रहा हूं। सुने, 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में इंग्लैंड के प्रोफेसर सर पैट्रिक गिडिंग्स मुंबई विश्वविद्यालय आए और समाजशास्त्र विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाए। कौन से विभाग के? देखो, विदेश का व्यक्ति भारत में आकर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन रहा है। बताओ, अंग्रेज जन के यहाँ समाज ही नहीं है अच्छा सा। क्यों बन रहा है? क्योंकि भारत में कोई काबिल था ही नहीं। हमारे भारत की अज्ञानता की मनोग्रंथि बाद में नष्ट होती है। पहले विदेशी लाभ उठाते हैं, बाद में अच्छा ये क्या, फिर हम तैयार होते हैं। कोई बात नहीं। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में इंग्लैंड के प्रोफेसर सर पैट्रिक गिडिंग्स आए और समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत की। कौन सी शुरुआत? कौन सी? औपचारिक। लिखो, 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में इंग्लैंड के प्रोफेसर सर पैट्रिक गिडिंग्स ने समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत की। समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत की
समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत की और प्रथम विभागाध्यक्ष बने विदेशी। प्रथम विदेशी क्या बने ये? विभागाध्यक्ष। प्रथम विदेशी विभागाध्यक्ष बने। ठीक है। अब आते हैं हम 1921 लखनऊ। 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इसको मुखर्जी भी बोल देते हैं कई बार, आर के मुखर्जी। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को विकसित किया। राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। राधा के साथ कौन आता है? कृष्ण। तो अब तुम अभी नाम लिख रहे हैं तो पहले महिला फिर पुरुष का नाम आ रहा है कि नहीं है? या कई बार उल्टा हो रहा है? अब पहले पुरुष का फिर महिला का, अपन नाम नहीं जोड़ देते हैं? इंदिरा अशोक जांगड़, इंदिरा पत्नी का नाम, अशोक खुद का नाम और जांगड़ उसका सरनेम। तो ऐसे नाम लिखने लग गए हैं आजकल। ठीक है। ये अपनी पत्नी का नाम था राधा, खुद का नाम था कमल, मुखर्जी सरनेम है, तो क्या नाम पड़ा? राधा कमल मुखर्जी। ठीक। सुने अब इस पे तो बड़ा ध्यान दे दिया पूरा, जैसे इसी पे फोकस है तुम। कौन था वो? मतलब इतना वो कहीं नहीं पूछा इसने कुछ भी है, यहाँ के वाइब्रेट पे हो गया। देख ले, छोड़ इन चीजों को। वापस 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को विकसित किया। जल्दी नहीं सुने, आप ज्यादा डिटेल मत लिखो। अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा और प्रथम भारतीय समाजशास्त्रीय प्रोफेसर, प्रथम भारतीय समाजशास्त्रीय प्रोफेसर कौन थे? राधा कमल मुखर्जी। प्रथम विदेशी समाजशास्त्र के प्रोफेसर सर पैट्रिक गिडिंग्स। प्रथम भारतीय समाजशास्त्र का विभाग अध्यक्ष जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये आएगा 24 में। कौन आएगा? जी। तो ये कोष्टक में लिख दो, प्रथम भारतीय प्रोफेसर, प्रथम भारतीय प्रोफेसर। प्रथम भारतीय प्रोफेसर। चलो जल्दी खींच दो काम। 1924 ईस्वी में वापस मुंबई पहुंच रहे हैं हम। 1924 ईस्वी में जी.एस. घुरिये, पूरा नाम, ये पूरा नाम है, मन में आए जो बोल देते हैं। इसको घुर्रे भी कहते हैं। इसका नाम है गोविंदो सदा शिवो घुरिये। कितने भगवान, देखो, एक भगवान, दो भगवान, है ना। नाम हमारे हिंदुस्तान के बिना भगवान के चलते ही नहीं है, सब में भगवान चाहिए। मैं यहाँ बड़ा अजीब गरीब स्थिति देख रहा हूँ। हर एक के नाम के पीछे राम है, पांचा राम, पूना राम, जूली राम, अंट संट जितने भी हैं सब में राम। गजा है। घट घट में राम है, बता, कण कण में राम है। क्या कहा? नाम नाम में राम है। हाँ यार, ये तो है। घट में राम, बगल में छुरी, बंदे तेरी नीत बुरी। अरे बोलो क्या बोला है मैंने? घट में राम, बगल में छुरी,
बंदे तेरी नीत बुरी। ऐसे नाम के साथ राम का कोई काम नहीं है। बिना राम के भी घट साफ है तो राम साथ है। क्या बात है, आया ना? लिख रहे, एक ही नाम है घुरिए, घुर्रे, ध नहीं है, घाव। मैंने कहा ना लिखवे क्यों जा रही, भावना ही कद्र कराकर। घुरिए, घुरे, ठीक। वापिस सुने। 1924 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में जीएस घुरिए, जीएस घुरिए को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। समाजशास्त्र विभाग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। समाजशास्त्र विभाग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। समाजशास्त्र विभाग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। जिन्हें, अब इंपॉर्टेंट जोर लगा देना अंडरलाइन करते हुए, जिन्हें भारतीय घरेलू समाजशास्त्र, भारतीय घरेलू समाजशास्त्र का जनक, इसको एक वर्ष में लिखते हैं इंडोलॉजी, इंडोलॉजिकल, इंडोलॉजिकल, फादर यानी कि फादर ऑफ इंडोलॉजी, फादर ऑफ इंडोलॉजी। घरेलू समाजशास्त्र का क्या बोलते हैं इसे? जनक। लिख देना, इन्हें भारतीय घरेलू समाज, इंडोलॉजी को कहते हैं विधा शास्त्र। ओ माय गॉड, क्या अच्छा वर्ड्स है। कौन सा शास्त्र? अरे बोलो, विधा, विधा शास्त्र। एक पद्धति, उपागम और वैज्ञानिक बनाने वाला कौन था? जीएस घुरिए। तो भारत में प्रथम भारतीय समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष कौन था? जीएस घुरिए। और रुक जाना भी, कैसे हुआ मैं बताता हूं। जीएस घुरिए 1919, वो सर पैट्रिक डिंग 1919 में मुंबई आया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा और 1924 तक रहा। 1924 तक सर पैट्रिक डिंग जीएस घुरिए से मुलाकात हुई। उसने उसको बुलाया। उससे पहले उसने कहा, यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें भारत का बहुत अच्छे से ज्ञान है, तुम ऐसा करो इंग्लैंड जाओ। और उसने एक प्रोफेसर का नाम बता दिया और उसके अंडर में जाके पीएचडी करो, प्रशिक्षण लेके आओ। कहाँ? इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। भाई साहब, वो भारत का व्यक्ति जो अपने चार दीवारी नहीं कूदते घर से, वो इंग्लैंड में जाके समाजशास्त्र का प्रशिक्षण और मानद उपाधि लेने के लिए चला गया। जैसे ही वहां से वो पूरा करके प्रशिक्षण आया, लौटा, तब सर पैट्रिक डिंग्स ने कहा, इस हिंदुस्तान के समाज को, सभ्यता को, संस्कृति को, मूल्यों को, आदर्शों को समझने के लिए सर पैट्रिक डिंग्स जैसे प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है, जब मेरा तुम्हारा जैसा जीएस घुरिए इस हिंदुस्तान में है। मैं आपको मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद त्याग करता हूं और तुम्हें हस्तांतरित करता हूं। यूनिवर्सिटी के इतने बड़े प्रोफेसर के पद को बिना किसी दर्द के किसको दे दिया? जीएस घुरिए। हम यहाँ चिपकने वाली लाइनमैन, गैंगमैन की नौकरी भी लग जाते हैं, उसे भी नहीं छोड़ते, ग्रुप डी को। उसने किसको छोड़ दिया? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्यों? प्रतिभाशाली लोग होते हैं। और 1924 में उसने क्या बना दिया? रिजाइन देकर के जीएस घुरिए को उसका विभाग अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद में जीएस घुरिए शुरू होता है पूरे भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति, वर्ग, व्यवसाय आदि से संबंधित अध्ययन करता है। कौन? जीएस घुरिए। और उन्होंने 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में इसी डिपार्टमेंट से, इसी डिपार्टमेंट में भारतीय समाजशास्त्रीय
समाज परिषद का गठन किया। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज परिषद का गठन किया और यहीं पर उसी ने समाजशास्त्रीय बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसके फलस्वरूप पूरे भारत में समाजशास्त्र का प्रचार और प्रसार हुआ। उसका नाम है जीएस घुरिये। बस अपन ज़्यादा निबंध नहीं लिखेंगे, इस लाइन को लिख के फिनिश करते हैं। लिखो 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में जीएस घुरिये ने मुंबई विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्रीय समाज परिषद का गठन किया। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज परिषद का गठन किया। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी काउंसिल अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। भारतीय इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी काउंसिल, भारतीय समाजशास्त्रीय समाज परिषद का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र के विकास के लिए, समाजशास्त्र के विकास के लिए बहुआयामी परिवर्तन हुआ। बहुआयामी परिवर्तन हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों का रहा है। जिसमें महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों का रहा है। जिन्हें समाजशास्त्रीय जनकों कहते हैं, जिन्हें समाजशास्त्रीय जनकों कहते हैं। भारतीय समाजशास्त्रीय क्या कहते हैं? जन को। जनक नहीं, प्लूरल्स बोल रहा हूं मैं। जनक तो एक ही होता है सिंगुलर, मैं क्या बोल रहा हूं? प्लूरल। जनक कौन? जीएस घुरिये। अरे हम बायोलॉजिकल रूप से हमारे पिताश्री एक होते हैं या नहीं है, परंतु दादाजी, चाचा जी, चाची जी, मम्मी और XYZ जितने होते हैं वो संरक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिभावक, संरक्षक, जिनके अधीन रह कर के हमारा पलवन पोषण, संरक्षण और विकास होता है। ऐसे ही समाजशास्त्र को जन्म देने वाला जीएस घुरिये था, परंतु उसको आगे ले जाने के लिए अनेक विद्वानों ने योगदान दिया। तो वो क्या कहलाए? जनकों, जैसे संरक्षकों भी कह सकते। तो जिनमें पहला कौन था? गोविंद सदाशिव घुरिये। एडजेक्टिव लिखना शुरू कर दें, जैसे मैं लिख रहा हूं। राधा कमल मुखर्जी, इसे मुखर्जी भी कहते हैं। DP मुखर्जी, AR देसाई,
IP देसाई, श्रीमती इरावती कारवे, श्रीमती इरावती कारवे, प्रोफेसर M.N. श्री निवास, GS घुरिए, ये इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लेना। ये भारत के संदर्भ में किसी 5 विचारक के नाम बताओ और बोलो, इंपॉर्टेंट कर लेना। हेडिंग है ना आपके सिलेबस की, भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों का योगदान, इंपॉर्टेंट कर लेना, कर ही लेना। समझो, बन गया प्रश्न। अब सुनो, इनके पूरे नाम याद हैं आपको? इसको क्या बोलते हैं? गोविंद सदा शिव, ये तो याद हो गया। इसको बोलते हैं राधा कमल, इसको बोलते हैं धुरजाति प्रसाद मुखर्जी, धुरजाति प्रसाद, इसको बोलते हैं अक्षय रमणा देसाई। ये आज तक नहीं मिला मुझे पूरी जिंदगी में। यह श्रीमती इरावती कारवे है, ये है प्रोफेसर M.N. मैसूर नरसिम्हा राव। ओ माय गॉड, मार ही डाला रे। श्रीनिवास, ठीक है ना? यह नहीं मुझे आता नहीं है, इसका उल्लेख अधिकांशतः अब तक मुझे विगत 25 साल में नहीं मिला। और मिल जाए कोई फर्जी लिख रखे हैं नाम, कोई ऑथेंटिक उल्लेख नहीं, इसने अपना यही नाम दिखाया है। सुने, जब पूछे चलो ये तो हैं केवल 15 शब्दों में दे दे, कोई 4 विचारकों के नाम लिखो भारतीय, तो लिख देंगे ना आसानी से? नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब वो कहते 50 शब्दों में लिखो, तो 50 शब्दों में तो नहीं हुए ना ये। अब वो क्या कहेगा? समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 विचारकों का उल्लेख कीजिए। उस स्थिति में आपको 5-5, 7-7 शब्द और बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक तो लिखा देता हूँ GS घुरिए, और एक लिखा देता हूँ क्लास में हूँ ना, हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं बार बार कि रेगिस्तान में कहाँ चले गए, है ना? मैंने कहा यार, पहले सोचा था मैं कहाँ चला गया, अब पता लगा है कि वसंत तो यहीं है। वैसे ही वहाँ जयपुर में मैं उल्का पिंड की तरह टकरा रहा था, पढ़ने कम आते हैं, एक दूसरे को देखते ज़्यादा हैं, एक दूसरे को देखते। यहाँ तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, देखते कम है या है ही नहीं है। नहीं, रियल में जज्बा है। देखो, मैं ये नहीं आपको देख के कह रहा हूँ, ये जज्बा क्यों है, आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, परंतु आपके इस जज्बे को मेरी तरफ से सलाम करता हूँ, रियल करता हूँ। क्योंकि मैं 20-22 साल से आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को रोज़ देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। वहाँ क्या है, वहाँ तो हर आधा घंटे में वाइब्रेट पाता है बच्चा, 1 घंटे में और घूम के आएगा, पूरा चक्कर लगाएगा, नेत्र लाभ लेके आएगा चारों तरफ पूरा। कौन सा लाभ? नेत्र लाभ, जानते हो? नेत्रों से देखता है, घूम फिर आएगा। यार कमाल है यार, है? यहाँ अच्छी दिशा में है, बशर्ते आपको मंच और शिक्षक और अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप कोई सी भी नौकरी ले सकते हैं। किताबों के सामने बस बैठने वाला चाहिए, बैठने वाला चाहिए। वहाँ बैठते ही नहीं है,
वहां देखते रहते हैं एक दूसरे को। हैं? हाँ, मुझे आज ही पता लगा है कि यहाँ पढ़ाना चाहिए। चलो कोई नहीं, जब जगे तभी सवेरा। लिखिएगा, मैं आपको इसकी दो दो लाइन बता देता हूँ। जीएस घुरिए पे तो लगभग आप लिख सकते हो, फिर भी दो लाइन अलग से लिखा देता हूँ, है ना? 5-5 लाइन अलग से विचारक आ गया तो लिखिए जीएस घुरिए। भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में, भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में उच्च कोटि के प्रथम समाजशास्त्रीय महान विचारक माने जाते हैं। प्रथम समाजशास्त्रीय महान विचारक माने जाते हैं जिन्हें घरेलू समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, जिन्हें घरेलू समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। जिन्होंने 1961 ईस्वी में, जिन्होंने 1961 ईस्वी में विश्वविख्यात पुस्तक द कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिंदी लिख ले कोष्टक में, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय का प्रकाशन किया था। जाति, वर्ग एवं व्यवसाय का प्रकाशन किया था। इन्होंने प्रकाशन किया था, जिन्होंने, बोल दूं, परंपरागत भारतीय समाज, परंपरागत भारतीय समाज वेद, उपनिषद, वेद, उपनिषद, वर्ण, वेद, उपनिषद, वर्ण आदि पर अध्ययन किया, आदि पर अध्ययन किया। जाति एवं वर्ग का तुलनात्मक अध्ययन किया, जाति एवं वर्ग का तुलनात्मक अध्ययन किया, जाति एवं वर्ग का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब इसमें और बढ़ाना है तो फिर मैंने ऊपर लिखा दिया, वैसे ही बता रहा हूँ। 1952 ईस्वी में इंडियन भारतीय समाज परिषद का गठन किया, जिसके वहाँ से समाजशास्त्रीय बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसके प्रधान संपादक माने जाते हैं। ठीक, वैसे मैं आपको इन 5 विचारकों के परिचय, योगदान, पुस्तक, परिचय, योगदान, पुस्तक पीपीटी में दे दूंगा, आप उसको घर पर शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। समझ रहे हैं ना? एक और लिखा देता हूं थोड़ा।
प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास। इसका पूरा नाम लिख लिया? मैसूर नरसिम्हा राव श्रीनिवास। अलग से कर देता हूं। आप भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में लिखो। आप भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में आप यानी कि नरसिम्हा राव भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में प्रथम श्रेणी के हस्ताक्षर माने जाते हैं। प्रथम श्रेणी के क्या माने जाते हैं? अरे बोलो, कोष्टक में लिख देना प्रौंधा। अच्छा वर्ड्स दे रहा हूं, जीवन में काम आ जाएगा। क्या बोलते हैं एक वर्ड्स में? प्रौंधा। उच्च कोटि के व्यक्तियों का वर्ड्स है प्रौंधा। क्या माने जाते हैं? प्रौंधा। और या क्या बोलते हैं इसको? हस्ताक्षर। कौन से विचारकों में? भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक में प्रथम श्रेणी के क्या हैं आप? हस्ताक्षर अथवा प्रौंधा हैं, जिन्होंने मैसूर राज्य की कुरुक्स जातियों पर अध्ययन किया। इन्होंने मैसूर राज्य की क्रुक्स जातियों पर अध्ययन किया। क्रुक्स लिखना मत। द रिलीजन एंड सोसाइटी amongst of Kurds। और इन्होंने द रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुक्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। लिखो। और इन्होंने द रिलीजन सोसाइटी अमंग्स ऑफ कुक्स कुर्क्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययनों पर बल दिया। इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययनों पर बल दिया। इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययनों पर बल दिया। कौन से अध्ययनों पर? इस अध्ययन के दौरान इस अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने प्रभु जाति, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, इस अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने प्रभु जाति, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं
आधुनिकीकरण की अवधारणा को विकसित किया। आधुनिकीकरण की अवधारणा को विकसित किया। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। दक्षिण भारत के मैसूर क्षेत्र में या कर्नाटक राज्य के स्थान पर एक गांव का नाम था। वहां पर एक कुरुक्ष जातियों पर अध्ययन किया और उस अध्ययन के दौरान उन्होंने ये पुस्तक लिख दी। और इस पुस्तक के लिखने के तदुपरांत उन्होंने कुछ अपने विचार, अपने कंसेप्ट, अपनी धारणाएं दी। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए कौन सी अवधारणाएं दी? बोलो। प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की अवधारणा देने वाला कौन था? प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, जो कि आपकी सिलेबस में भी है। अभी जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा जाति वर्ग, उसकी अवधारणा आएगी प्रभु जाति। सांस्कृतिक और क्वेश्चन देखो कहां से देगा, मैं बता रहा हूं, देगा नहीं देता है तो बेवकूफ है। विसंस्कृतिकरण, या तो यह पूछेगा या यह पूछेगा। डिसंस्कृताइजेशन है ना, पढ़ाएंगे हम, सबको लिखाएंगे धीरे धीरे। तो कहने का मतलब यह है 50 शब्दों के लिए इन शब्द के विचारकों के क्या कर देना? नाम। नंबर नहीं दे देगा क्या? वो देगा, लेकिन में और डिटेल भी है। उसका नाम, उसकी पहचान, जन्म मरण, एक साथ पुस्तक और एक साथ योगदान, किस पे उन्होंने काम किया। समझ रहे हैं ना? मुझे पढ़ाने के लिए इसके लिए 15 दिन लगेंगे। आप उसमें से छोटा छोटा याद कर लेना, बाकी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। फिर भी एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको एक पीपीटी दूंगा और यहाँ रख दूंगा। 5 बीच फोटोकॉपी का सिलसिला यहाँ नहीं है शायद, है? फिर तो क्या है, जीवन सुधार देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप भी तैयार करना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर मेरे पढ़ाने के मूड में था, जो मैंने इसको विकसित किया। एक क्वेश्चन और लिख लो। विश्व में समाजशास्त्रीय जनकों का योगदान, विश्व में समाजशास्त्रीय जनकों का योगदान। हालांकि ये नहीं देगा एग्जाम में, नहीं देगा। ऑगस्ट काम्टे लिख लो। ये कहाँ का था? फ्रांस। दूसरा इमाइल दुर्खिम, ये भी कहाँ का था? फ्रांस। तीसरा कार्ल मार्क्स, जर्मनी। मैक्स वेबर, जर्मनी। हार्वर्ड, ओ याद भी कर लिया, हार्वर्ड स्पेंसर, इंग्लैंड। किसके जनक हैं हार्वर्ड स्पेंसर? अब बोल के देख ले। सावयवी समाज के क्या है ये? अब बहुतों के समझ में इसलिए नहीं आ रहा ये सावयव है क्या, मैं भी क्यों बताऊं।
किसी को मत छोड़ो नॉलेज के लिए। आरएस जब भी बनोगे समग्र व्यापक नॉलेज रखो, है ना, समग्र और व्यापक। बताऊंगा, लिख लो, बस इतना सा काम करो। ले लूं? नहीं, बोलने के लिए थोड़ी कहा है मैंने। क्या तुम यहीं आ जा। मैं तो मेरा ले रहा हूं ना। चलिए सुने, देखो काम की चीज बताता हूं। यदि ऑगस्ट काम्टे भारत में वो विश्व में समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे हैं, परंतु समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता में लाने के लिए, विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए विकास करने वाला कौन था? समाजशास्त्र के जनक तो काम्टे हैं, परंतु वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक इमानुएल दुर्खेम में। काम्टे ने नाम दे दिया और चला गया, लेकिन समाजशास्त्र को वैज्ञानिक तथ्यपरक विज्ञान की श्रेणी में लाने वाला कौन था? इमानुएल। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक, पूंजीवाद का घोर विरोधी, साम्यवाद का जनक और पूंजीवाद का घोर विरोधी और सर्वहारा वर्ग का मसीहा, सर्वहारा वर्ग का मसीहा कौन? कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क्स, जिनकी फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, जिसे पूंजीवाद की आत्मा कहते हैं। पूंजीवाद की आत्मा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखो। मैक्स वेबर, जो आज आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, इस प्रशासनिक अधिकारी की व्यवस्था का नाम देने वाला कौन था? मैक्स वेबर। कहां का था? जर्मनी का। बोलो कहां का था? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा किसने दी थी? मैक्स वेबर ने, जिसे सेवक तंत्र, डेस्क प्रशासन, लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। आज प्रशासनिक अधिकारी की जो बात कही थी वो किसने कही? मैक्स। भूलना मत, काम की चीज बता रहा हूं। और हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन की विचारधारा से प्रभावित थे। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में उत्तर जीवितता का सिद्धांत दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज 1857 ईस्वी में। उसमें बताया था कि समाज में विकास, इस प्रकृति का विकास, इस प्रवृत्ति में परिवर्तन, उद्विकास ये सिद्धांत की भांति सीधी रेखा में ऊपर की ओर होता है, जो लौटकर वापस नहीं आता। सरलता से जटिलता की ओर, समानता से भिन्नता की ओर, असंबद्धता से संबद्धता की ओर। डार्विन ने कहा था, चार्ल्स डार्विन। उसी डार्विन की विचारधारा को इंग्लैंड के प्रोफेसर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास पर लागू किया और कहा था कि समाज में भी परिवर्तन सीधी रेखा में ऊपर की ओर होता है, जो लौट करके वापस नहीं आता। जैसे पहले हम अरण्यक थे, खानाबदोश थे, घुमक्कड़ थे, बर्बर हुए, पशु पाला, कृषि पाले, आज उद्योग में आ गए, वैज्ञानिक युग में आ गए। क्या हम वापस यहाँ से हम खानाबदोश घुमक्कड़ जीवन जीने जाते हैं क्या? सीधी रेखा में ऊपर की ओर होता है। इसलिए समाज के विकास की बात करी, वो कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। जिसकी तुलना किससे की है? साव्यव। अब ये यार ये बता ही दूं, पढ़ा रहेगा आपके। साव्यव क्या है? साव्यव का अर्थ क्या है? कौन सा बालक होशियार है, जल्दी बता। अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। इसकी तुलना किससे कर दी? समाज से। और साव्यव की तुलना किससे कर दी? एक बालक बोलो जल्दी, साव्यव का अर्थ क्या है? साव्यव का तो उत्पत्ति नहीं, ओरिजिन को बोलते हैं अंग्रेजी में। साइंस किसके हैं? क्या अर्थ है इसका? कार्बनिक,
है ना, पदार्थ है, भौतिक या भौतिक? भौतिक। इसको मैं पदार्थ बोल दूं तो कोई बुराई है क्या? मूर्त है या मूर्त है? बेवजह क्यों बोल रहा है? आ ही नहीं रहा है, जब भी जोर लगा रहा है। पूछने, उसको पता है इसलिए। यह मूर्त है ना, पदार्थ है, कार्बनिक है, अवयव है, प्रत्यक्ष। किससे मिलके बनता है? कौन कौन से और नहीं, चलो देखिए, एक गोला, दो गोला, तीन, बेवजह क्यों बोलता है कोई बालक? मुझे बता ना, कोई बात है तो एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, मैंने ज्ञान ले लिया, ज्ञान तू जेल, तू अधूरा है, उसको क्यों दे रहा है? सुन, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला, इसको परमाणु, तत्व, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सभी इकाइयां जब एक साथ मिल जाती हैं, उससे एक पदार्थ बनता है, उससे एक वस्तु बनती है। उस वस्तु का नाम है सावयव। यदि इनमें से कोई एक इकाई हटा दी जाए तो पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता। उसी प्रकार से हमारा समाज इस सावयव की भांति होता है, जो विभिन्न प्रकार की निर्णायक इकाइयों से मिलकर बनता है। व्यक्ति संबंध, कानून, धर्म, परिस्थिति, भूमिका, मानदंड, नियम, उपनियम, अधिनियम इत्यादि इत्यादि। जब ये सभी इकाइयां मिल जाती हैं तो समाज बनता है। यदि उनमें से एक इकाई हटा दिया जाए तो इस सावयव की भांति समाज भी अव्यवस्थित, अनियंत्रित, असंगठित, असंचालित हो जाता है। अतः हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सावयव शब्द को समाज को समझाने के लिए उपयोग में लिया है, इसलिए उसे सावयवी समाज का जनक है। हमारा शरीर किसकी भांति है? सावयव की भांति। बोलो, किसकी भांति है? फर्क इतना है, सावयव मूर्त है तो शरीर भी मूर्त है। वो श्वसन क्रिया नहीं करता, यह श्वसन क्रिया करता है। इसकी संरचना भी अनेक निर्णायक इकाइयों से हुई है। अस्थि, मांस, मज्जा, नस, नाड़ी, चर्म, हाड़, मांस, रक्त, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना जब ये एक हो जाती हैं तो हमारी शारीरिक संरचना कहलाती है शारीरिक संरचना। यदि इनमें से कोई एक इकाई हटा दी जाए तो शरीर भी अव्यवस्थित, अनियंत्रित, असंगठित, असंचालित हो जाता है। अतः इस शब्द को आप शरीर के लिए उपयोग में लो, चाहे इसको समाज के लिए लो, चाहे इस बिल्डिंग को समझने के लिए लो, चाहे पाठ्यक्रम भी एक ढांचा है, किसकी भांति? सावयव की भांति। अच्छी थ्योरी है, लेकिन आपके है नहीं इसलिए नहीं समझा रहा। इतना ही बताना चाहता हूं कि इसे सावयव समाज का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि सावयव से तुलना किससे की है? समाज से। समाज किसकी भांति है? सावयव, सावयव की भांति। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक लिखी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के जनक तो कांट हैं, परंतु सोशियोलॉजी में पहली पुस्तक लिखने वाला कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर।